आज की जो क्लास है अपन शुरू करते हैं कि आज अपन डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और भौतिक ट्रेस, और जिसमें अपन स्पेशली इम्फेसाइज जो आज के क्वेश्चंस रहेंगे वो होंगे थार के मरुस्थल को लेके। और देखते हैं कि क्या क्या जो विषय वस्तु है आपने अच्छे से पढ़ी है उसको याद कर रखा है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कालीबंगा से संबंधित असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है कालीबंगा से संबंधित। तो मैं सभी के उत्तरों का इंतजार कर रहा हूँ कि जितना पॉसिबल हो तो आप उत्तर दें। तो देखिए, एक एक स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। सबसे पहला है, यहाँ से पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा प्राप्त हुई है। बिल्कुल हुई है, तो ये तो सत्य कथन है। और यहाँ से संख लिपि में लेख प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, यहाँ से जो लिपि प्राप्त हुई है वो संख लिपि नहीं है, वो सेंधव लिपि है। कौन सी लिपि है? सेंधव लिपि है। और जो कि किस शैली में लिखी गई है? वो लिखी गई है ब्रूस्तो फिगन शैली में लिखी गई है। ठीक है, इस शैली में लिखी गई है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो भी है। यह क्षेत्र वैदिक काल में बहुधान्यदायक क्षेत्र के नाम से फेमस था। बिल्कुल सही है, बहुधान्यदायक क्षेत्र इसको ही बोलते थे। और यहाँ पे लाल रंग के बर्तन मिले हैं और उन पर कैसी रेखाएं हैं? काली सफेद रेखाएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये आहड़ सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। इसको आप देखें। आहड़ सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन जो असत्य है उस पर आपको गौर करना है कि यहाँ से लाल भूरे काले मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, या फिर यहाँ से यूनानी जलपात्र प्राप्त हुए हैं। बताएं। तो देखिए, यदि इसका सही उत्तर के बारे में हम चर्चा करें तो सही उत्तर होगा डी। यहाँ से यूनानी जलपात्र प्राप्त नहीं हुए हैं, यहाँ से ईरानी जलपात्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कौन से जलपात्र? ईरानी जलपात्र प्राप्त हुए हैं, पर्शियन। अभी यदि पूछे तो पर्शियन जलपात्र प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता से संबंधित आपको मैं बात बताऊं तो चूंकि आहड़ सभ्यता दक्षिणी राजस्थान में है, और ये जो दक्षिणी राजस्थान का एरिया है इसमें ज्यादातर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे लाल मिट्टी से बने बर्तन मिलते हैं। तो यहाँ पे लाल भूरे और काले मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ताम्रवती नगरी है, आपको पता है आहड़ सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टियां आदि प्राप्त हुई हैं, और चावल की खेती के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। और ये किस नदी के किनारे है? आहड़ या आयड़ नदी के किनारे ये है। ठीक है, और जो कि क्या है? बनास नदी की एक सहायक नदी है, इसलिए इसको बनास सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बैराट से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, आज काफी कम लोग जुड़े हैं, कोई बात नहीं है, नोटिफाई कर दिया फिर भी नहीं जुड़ रहे हैं तो इसका क्या इंतजाम है। बैराट से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखें तो देखिए, चूंकि ये जो सभ्यता है इसका पहला कथन असत्य है, क्योंकि यह पुरापाषाण काल की सभ्यता नहीं है, ये लौह युग की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? लौह युगीन सभ्यता है। और डॉक्टर कार्लाइल को भीम की डूंगरी से अशोक का एक दूसरा शिलालेख मिला है, ये बिल्कुल सही है। हूण आक्रांता मेहरकुल के आक्रमण से सभ्यता नष्ट हो गई ऐसा मानते हैं। यहाँ से मुगल कालीन शिकारगाह टकसाल इनके क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। ठीक है, मुगल कालीन टकसाल भी मिली है और शिकारगाह भी यहाँ से मिली है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला कि यह पुराण पाषाण काल की सभ्यता नहीं है, ये लौह युगीन सभ्यता है। आप याद रखें बैराट। ठीक है, अगला, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ है। नीम का थाना सीकर में है। और सीकर में कौन सी नदी बहती है? जो हम पिछले जो क्लास है हमने उसमें चर्चा भी करी थी कि ये कांकली नदी के किनारे विकसित हुई है। और कांकली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको तोरावाटी क्षेत्र भी बोलते हैं, और तोरावाटी भाषा वहां पे बोली जाती है। साबी नदी, बाणगंगा नदी, रूपनगढ़ नदी, इनका गणेश्वर सभ्यता से कोई संबंध नहीं। गणेश्वर सभ्यता से संबंधित उत्खनन करता है कौन है? देखें, आपके पास 4 ऑप्शन है: रत्नचंद्र अग्रवाल, विजय कुमार, दयाराम साहनी, विजय कुमार, वीएन मिश्र, एचडी साकलिया, एसपी जैन और वीएन मिश्र। तो देखें, इसका सही उत्तर होगा रत्नचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। रत्नचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार जो है वो क्या है? गणेश्वर सभ्यता से संबंधित उत्खनन करता है। दयाराम साहनी का संबंध बैराट से है, और वीएन मिश्र का संबंध बागोर से है, एसडी साकलिया का संबंध आहड़ से है, एसपी जैन का संबंध कालीबंगा से है, और वीएन मिश्र का संबंध वो बागोर से है ही जो अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, एसपी जैन आप याद रखेंगे, कालीबंगा से इनका संबंध है। एसपी जैन का किससे संबंध है? कालीबंगा से। और वीएन मिश्र का किससे है? बागोर से। आगे चलते, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि गणेश्वर से पत्थर के बांध के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और भाब्रू शिलालेख की लिपि ब्राह्मणी व भाषा पाली है। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है?
देखिए इसमें यदि हम देखें तो गणेश्वर से बांध के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कतई बिल्कुल सही उत्तर है। और भाब्रू शिलालेख की लिपि तो ब्राह्मी है, लेकिन भाषा क्या है? प्राकृत है। इसकी भाषा कैसी है? प्राकृत है, इसलिए इसका सही ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल स्टेटमेंट ए सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो केवल कथन ए सही है, क्योंकि भाब्रू शिलालेख की लिपि तो ब्राह्मी है, लेकिन भाषा कौन सी है? प्राकृत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस सभ्यता से, ये तो गलत लिख दिया है, किस सभ्यता से, ये तो आपको पता है किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यूनानी शासक मिनेंडर के कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? बताएं। जो यूनानी शासक मिनेंडर है उसके कितने सिक्के मिले हैं और किस सभ्यता से मिले हैं, ये भी आप मुझे बताएं। किस सभ्यता से मिले हैं, इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें आप। आपको पता है एक जगह से 36 सिक्के प्राप्त हुए हैं, और उन 36 सिक्कों में कुछ पंचमार्क सिक्के हैं और कुछ सिक्के यूनानी शासक मिनेंडर के हैं। मैं देख रहा हूं अभी तक बहुत कम लोगों ने, तो इसका सही उत्तर होगा 16 सिक्के मिले हैं। और किस सभ्यता से मिले हैं, ये किसकी जगह कर देता हूं, बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कितने सिक्के प्राप्त हुए थे, हम चर्चा भी कर रहे थे कि यदि हम सिक्कों की बात करें तो हमें टोटल 36 मुद्राएं मिलती हैं। कितनी मुद्राएं मिलती हैं? 36। उनमें से 8 तो सिक्के हैं वो पंचमार्क चांदी के सिक्के हैं। 8 तो किसके हैं? पंचमार्क चांदी के सिक्के, पंचमार्क चांदी के। और 16 किसके हैं? 16 हैं यूनानी शासक मिनेंडर के। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। और 28 जो मुद्राएं हैं वो इंडो ग्रीक तथा यूनानी मतलब मिला के जो 28, 8 को छोड़ के जो 28 और मुद्राएं हैं वो बाकी की ग्रीक। तो अब इसमें ग्रीक कितनी बची? 12 मुद्राएं बचेंगी, तो 12 मुद्राएं ग्रीक हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। 8वां प्रश्न है कि किस सभ्यता से प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिलते हैं? ऐसी कौन सी सभ्यता है जिससे प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो ये आप सबको पता है कौन सी सभ्यता है, बागोर सभ्यता है। और ये कहां पर है? ये भीलवाड़ा जिले में है। ठीक है, ये भीलवाड़ा जिले में है बागोर सभ्यता। उससे ये प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। हालांकि बागोर सभ्यता सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन थर्ड ग्रेड के सिलेबस से और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से इसका अच्छा खासा संबंध है। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है कृपिस वर्णी पात्र कौन से रंग के हैं, जिनको कृपिस वर्णी पात्र अपन बोल रहे थे, और उन पर चर्चा भी करेंगे कि कृपिस वर्णी पात्र कहां से मिले हैं, ये भी आपको बताना है, और किस कलर के हैं। बताएं फटाफट से। बिल्कुल गणेश्वर से मिले हैं, ये तो सही है। कलर बताएं। देखें ऐसा है कि जब आप किन्हीं चीजों को पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से पढ़ें कि ये किस कलर के हैं। बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा काले और नीले कलर के हैं। कौन सा कलर है इनका? काला और नीला कलर का है। और कहां से मिले हैं? ये मिले हैं आपको गणेश्वर सभ्यता से। और गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है, कांकी नदी के किनारे, जहां से 99% शुद्धता के 99% शुद्धता के क्या मिले हैं? ताम्र आयुध मतलब हथियार मिले हैं, जहां से भाले, सुइयां, मछली पकड़ने के कांटे, ऐसी चीजें मिली हैं। तो इसका सही उत्तर होगा काला व नीला रंग, और जो कि गणेश्वर सभ्यता से मिलते हैं। आगे चलते हैं। कौन सा सभ्यता स्थल लोहयुगीन नहीं है? कौन सा सभ्यता स्थल लोहयुगीन नहीं है? बिल्कुल उत्तर आपका सही है, ओजियाना, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता है। ओजियाना कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। ओजियाना, लाचूरा, गिलूंड, आहड़, भागोर, बालाथल, ये सभी कौन सी हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं। जबकि सोनारी, बालाथल और बैराट ये कौन सी हैं? लोहयुगीन है। चले आगे। किस सभ्यता का संबंध पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से है? कौन सी सभ्यता है जिसका संबंध पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से है? बताएं। कौन सी सभ्यता का संबंध पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से है? देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज की हम पहले चर्चा कर चुके थे, और जिसमें हम आहड़ सभ्यता की बात कर रहे थे। तो जितनी भी हमने आहड़ सभ्यता में जो यूनिवर्सिटीज बताई थी पहले, तो उनको लिखो आप।
कि कौन सी सभ्यता ऐसी है, वो आर्य सभ्यता से जुड़ी जुड़ी हुई कौन सी यूनिवर्सिटीज थी, वो आपको याद रखनी है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से संबंध है किसका? गिलुंड सभ्यता का। और कहाँ पे पड़ती है? कहाँ पड़ती है गिलुंड सभ्यता? राजसमंद में। ठीक है, ये आप याद रखें, कई कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं ऐसे। तो आर्य सभ्यता से हमने उस दिन बताई थी राजस्थान विश्वविद्यालय, डेक्कन कॉलेज पूना, मेलबर्न यूनिवर्सिटी। और गिलुंड का संबंध है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से, जिससे कौन कौन जुड़े हुए हैं? एक तो अपने जुड़े हुए हैं पीएस शिंदे, और पीएस शिंदे नहीं, सॉरी, वीएस शिंदे हैं। इससे जुड़े हुए हैं कौन? वीएस शिंदे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोशन, जो कि पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, गिलुंड सभ्यता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। निम्न में से किस स्थान से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है? यक्ष की मूर्ति कहां से मिली है, बताएं। यक्ष की मूर्ति कहां से मिली है? बिल्कुल मोनिस ने सही उत्तर दिया। बिल्कुल, नौह से प्राप्त हुई है, जो कि गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन है, और जिसको वहां पे जाख बाबा के नाम से पूजा जाता है। ठीक है, जाख बाबा। हमारे यहाँ कहीं से भी कोई मूर्ति मिल जाए, पूज ही देते हैं उसको कहीं ना कहीं। तो जाख बाबा के नाम से पूजा जाता है इसको। और ये कहां से मिली है हमें? नौह भरतपुर से मिली है। कुरु जनपद की राजधानी थी। कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी, बताएं। देखिए, प्राचीन काल के कुछ जनपद थे। ये गुप्तकालीन सभ्यता है, वो गुप्तकालीन वो है सभ्यता। कोई नौह सभ्यता है अलग से। नौह जो है ना, वो सभ्यता ही है अलग से, पर ठीक है। और ये सभ्यता गुप्तकालीन है, लेकिन यहाँ से गुप्तकालीन मूर्ति मिल गई नौह से। और जो आप पूछना चाह रहे हैं, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, ये समझ में। किस युग की सभ्यता है ये पूछना चाह रहे हो, तो ताम्रयुगीन सभ्यता है। अरे ऐसा है कि ये पता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमसे नॉर्मली पूछ सकता है। ये क्वेश्चन इतना फेमस क्वेश्चन है, ये यक्ष की मूर्ति वाला, इसको आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। ये नहीं है ग्रेड 3 के सिलेबस। ठीक है, कुछ चीजें अपन वैसे भी याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी। कुरु जनपद की राजधानी बताएं। तो कुरु जनपद की राजधानी कौन सी बताएं? इंद्रप्रस्थ। कुरु जनपद वही है कौरवों वाला, कौरवों और पांडवों वाला। और कौन सी राजधानी थी उसकी? इंद्रप्रस्थ। और विराटनगर किसकी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। सही है ना, आपको पता होना चाहिए। 14वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा प्रदेश भौतिक प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है आपके लिए। इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, जो कि लगभग पूरे उसका 61.11% क्षेत्रफल पूरे राजस्थान का कवर करता है, ऑफ राजस्थान। ठीक है, 61.11% क्षेत्र कवर करता है। बाकी का 6.89% किसके पास है? ये मैं लिख ही देता हूँ सभी के। देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के पास लगभग 23% क्षेत्र है। दक्षिणी पूर्वी पठारी के पास कितना है? 6.89%। और इसके पास अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसके पास लगभग मान सकते हो आप 10% क्षेत्र है उसके पास। ठीक है, तो ये एरिया वाइज है। हाँ, 9% या 10% के आसपास मान सकते हैं। 9%, 9%, 9%। ठीक है, चलिए आगे। कौन सी वर्षा रेखा अरावली के समानांतर गुजरती है? हाँ, सॉरी 10% जनसंख्या। कौन सी वर्षा रेखा अरावली के समानांतर गुजरती है? आपको पता है अरावली जो है वो 50 सेमी वर्षा रेखा के समानांतर गुजरती है। अरावली 50 सेमी वर्षा रेखा के समानांतर गुजरती है, आपको पता ही है। तो चले आगे। सीफ क्या है? सीफ, सीफ देखिए बालू का स्तूप का एक प्रकार है, जो कि कैसा है? अनुदैर्य प्रकार का बालू का स्तूप है, जो कि हवा की पवन की दिशा के समानांतर बनता है। तो ये किस प्रकार का है? अनुदैर्य प्रकार का है सीफ, जिसकी एक भुजा क्या होती है? सीफ की क्या पढ़ते हैं? एक भुजा लंबी होती है। आगे चलते हैं। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान किस जिले में है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, चूरू में या बीकानेर में? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर में है। और टोटल आपको इसका एरिया पता हो तो एरिया बता सकते हो क्या? इसका एरिया पता हो आपको तो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान का जो टोटल एरिया है वो है 3162 किलोमीटर स्क्वायर। 3162 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? एरिया है।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाठी सीरीज कहां पर स्थित है? लाठी सीरीज। आज के क्वेश्चन आप मतलब जनरली सरल ही हैं आपके लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। अब एक आध दो ऐसे क्वेश्चन आ भी जाए टफ तो देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो छोड़ने के होते हैं, लेकिन सरल क्वेश्चन सही करने के ही होते हैं हमेशा। तो देखिए, यदि अपन इसको पढ़ें कि लाठी सीरीज कहाँ है, तो लाठी सीरीज पोखरण से और कहां तक है? मोहनगढ़ जैसलमेर में है लाठी सीरीज, जो कि क्या है? एक भूमिगत जल पट्टी है। हाँ बिल्कुल सही है। कितने किलोमीटर की है? लगभग 80 किलोमीटर की भूमिगत जल पट्टी है ये। और इसको, इसमें ही क्या है? चांदन नलकूप भी है। और चांदन नलकूप को क्या बोलते हैं? थार का गढ़ा। और ये जो यहाँ पे रेगिस्तान है वो किस प्रकार का रेगिस्तान है? हम्मादा रेगिस्तान। हम्मादा कैसा होता है? हम्मादा मरुस्थल जो कि पथरीला होता है। ठीक है, पथरीला मरुस्थल है इस इलाके में। वैसे तो एक त्रिकोण है ऐसे, ये मोहनगढ़ और तीन वो है फलौदी, यहाँ पे तो है फलौदी, यहाँ पे है मोहनगढ़ जैसलमेर, और यहाँ पे है बालोतरा बाड़मेर। इनके बीच में ये पड़ता है पूरा इलाका, जो कि कैसा है? पथरीला मरुस्थल है, जिसको अपन हम्मादा रेगिस्तान बोलते हैं। ये कौन बोल रहा है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में? भाई यहाँ क्यों भेज रहे हो? भारतीय इतिहास का क्या काम है यहाँ पे? है भारतीय इतिहास कौन पढ़ रहा है? चले आगे। 19वां सवाल, निम्न में से कौन से भागों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? स्टार टाइप कौन से भाग में पाए जाते हैं, बताएं। तो इसका सही उत्तर है मोहनगढ़ जैसलमेर से सूरतगढ़ गंगानगर तक पाए जाते हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर हरियाणा तक इनका विस्तार है। कौन से का? स्टार जो बालू का स्तूप है उनका। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से निम्न में से किस क्षेत्र में, क्या बोल रहे हैं, किसका राइट है? नहीं गए। 20वां सवाल है, किस क्षेत्र में कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकृत गोलाश्म पाए जाते हैं? अब कार्बोनिफेरस जो युग के हिमानी गोलाकृत गोलाश्म में वो पाए जाते हैं बाप बोल्डर बेड में। और बाप बोल्डर बेड कहाँ पे है? फलौदी में। फलौदी, अब तो अलग से वही बन गया, जिला ही बन गया। ठीक है, तो फलौदी में पाए जाते हैं। ओके, चले आगे। आकल जो जैसलमेर जो है वहां पे, अब आगे सवाल आएगा तब आपको, मैं इसलिए यहाँ पे इसको एलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान के भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? मतलब अर्धशुष्क मैदान जो भौतिक प्रदेश है उसमें कौन सा इलाका नहीं है? देखिए, उसमें गौड़वाड़ प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश है, घग्गर का मैदान है, लेकिन उसमें क्या नहीं है? जोधपुर उच्च भूमि नहीं है। तो कौन सी उच्च भूमियां हैं? उसमें पड़ती हैं नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमियां। ठीक है, जोधपुर उच्च भूमि नहीं है। अगला सवाल, थार के मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है इस क्षेत्र में पहले टेथिस सागर था। ठीक है, यहाँ से समुद्रीय जलीय जंतुओं के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। यहाँ प्राचीन समय में पर्वतमाला थी क्या? अरे भाई, ये पहला और सी वाला तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसका सी गलत हो गया। यहाँ से पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं पेट्रोलियम के भंडार, बाड़मेर से बालोतरा से मिले ना पेट्रोलियम के भंडार, जो आप पढ़ते हो। मंगला, भाग्य लक्ष्मी, सरस्वती, ये सभी क्षेत्र वहां पे किसके क्षेत्र हैं? पेट्रोलियम के क्षेत्र हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी। बरखान बालू का स्तूप मुख्यतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? बरखान बालू का स्तूप राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बीस सेमी वर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में, या 20 से 35 सेमी समवर्षा के क्षेत्र में, 50 सेमी समवर्षा रेखा के पूर्वी क्षेत्र में, या 100 सेमी समवर्षा के दक्षिणी क्षेत्र में, बताएं। तो देखिए, यदि हम बरखान बालू का स्तूपों की बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो किस इलाके में होगा? बताया 20 से 35, 20 सेमी वर्षा रेखा का पश्चिमी क्षेत्र। सबसे ज्यादा बरखान पाए जाते हैं 20 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में। जो आपको पता है कि समगांव जैसलमेर है वो इनके लिए बहुत प्रसिद्ध है।
सबसे ज्यादा बरखान वहां पे पाए जाते हैं। ऐसे तो पूरे रेगिस्तान में ही बरखान पाए जाते हैं कई कई जगहों पे, कई कई जगहों पे, लेकिन 20 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 20 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हाकलवुड फॉसिल पार्क के बारे में असत्य कथन है, हमें चर्चा करनी है असत्य कथन के बारे में कि कौन सा कथन असत्य है, तो बताएं। यहां से विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष पाए गए, यह जैसलमेर जिले में स्थित है, यह जुरासिक काल से रिलेटेड है, यह भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए इसका जो असत्य कथन होगा वो कौन सा होगा, डी होगा, ये भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, यहाँ से विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष पाए गए, बिल्कुल पाए गए हैं। किस काल के हैं आपको पता हो तो कार्बोनिफेरस युग के हैं। और यहाँ से जुरासिक काल के क्या पाए गए हैं, डायनासोर की हड्डियों के अवशेष, और जैसलमेर जिले में स्थित है, हमें पता ही है इसका। तो ये आप याद रखना है कि ये राष्ट्रीय, इसके मतलब राष्ट्रीय मरु उद्यान में है, ये पड़ता है, लेकिन इसमें जो राष्ट्रीय जो शब्द है उसका मतलब ये नहीं है कि ये राष्ट्रीय ही नेशनल पार्क है, ऐसा नहीं है। डेजर्ट नेशनल पार्क ऐसे ही है, लेकिन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं है। हाँ, 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र बरखान बालू का स्तूपों से संबंधित नहीं है। देखिए थोड़ी देर पहले अपन चर्चा कर रहे थे कि जो हमारा रेगिस्तान है, पोखरण, फलौदी, जोधपुर, पोखरण और मतलब बालोतरा और ये पूरे इलाके में मोहनगढ़ और फलौदी, इनके बीच में जो पूरा पथरीला रेगिस्तान है उसमें क्या नहीं पाए जाते, बरखान बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तो सही उत्तर होगा मोहनगढ़ जैसलमेर। मोहनगढ़ जैसलमेर जो है उसमें क्या नहीं पाए जाते, ये बरखान नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। खड़ीन कृषि का संबंध किस जिले से है, खड़ीन कृषि जो होती है उसका संबंध किस जिले से है। सही उत्तर है जैसलमेर जिले से संबंधित है, और ये कौन करते थे, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। ये जो कृषि वहां पे की जाती थी जैसलमेर में, एक बांध बनाते हैं, खड़ीन बांध, कच्ची मिट्टी का बांध होता है, उसमें पानी भर जाता है, जब वो सूख जाता है तो उसकी जो सीलन मतलब जो आर्द्रता रह जाती है उस इलाके में खेती की जाती है, ये खड़ीन का तरीका है। तो खड़ीन बांधों का संबंध भी जैसलमेर जिले से। ये बहुत अच्छा एक हिस्ट्री का सवाल है, ये आप बताएं। खड़ीन कृषि के बदले राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि पर कितना प्रतिशत लगान देना पड़ता था, मतलब यदि राज्य आपको भूमि प्रोवाइड करे खड़ीन कृषि करने के लिए तो कितना आपको लगान या टैक्स देना पड़ता था। ये बताएं आप, कितना टैक्स देना पड़ता था। मैं उत्तर देख रहा हूं सबके, सबके उत्तर एक एक करके देख रहा हूं। अभी कुछ लोगों ने तो उत्तर नहीं दिया है, हो सकता है वैसे आपको इस तथ्य के बारे में जानकारी हो नहीं हो, लेकिन आप एक बात याद रखेंगे। आवाज नहीं आ रही, किसको आवाज नहीं आ रही भाई, कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही ये तो बताओ, कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही। आ रही है भाई, इनको तो आ रही है भाई, क्या आप देखो उधर, आपके यहाँ कोई दिक्कत होगी। अब आ गई, अच्छा अब आ गई आवाज, अब कैसे आ गई। तो यदि देखें, एक थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी हैं, हालांकि जो ये जो पूरा जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और काफी कुछ चीजें इसमें कवर करने की कोशिश करी गई है वैसे तो देखो, लेकिन कई कई बार क्या होता है कि अब 30 प्रश्नों में क्या है कि इतना बड़ा टॉपिक और कवर 15 ही प्रश्न हो गए, 30 प्रश्न भी नहीं रहे, और तो इतना बड़ा टॉपिक कवर करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो कल कुछ क्वेश्चन इसके और कुछ आगे वाले क्वेश्चन ले आएंगे। ठीक है, अच्छा स्क्रीन गई, लेकिन है एक मिनट, स्क्रीन ऑफ हो गई, एक मिनट, स्क्रीन ऑफ हो गई है, अभी आपको दिखने लग जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखें इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, 25% होगा। तो चलो मैं और देख लूंगा ये बरखान वाला क्वेश्चन। तो 25% इसका सही उत्तर होगा कि राज्य जो भूमि देता था उस पर 1/4 भाग लगान देना पड़ता था, और 1/4 भाग का मतलब क्या हो गया, 25% हो गया। ठीक है, थार का मरुस्थल पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, थार का मरुस्थल पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सही उत्तर होगा चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। नखलिस्तान तो हरी भरी भूमि को कहते हैं, नखलिस्तान किसको कहते हैं, हरी भरी भूमि। ठीक है, नखलिस्तान। और आपको पता है
ये जो अपने भारत में नखलिस्तान किस इलाके को बोलते हैं? ये बोलते हैं जो, हाँ, कोलाया झील के आसपास का जो जो पीपल वृक्षों का जो उद्यान है उसको नखलिस्तान बोलते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप का प्रकार है। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप का प्रकार पूछा है। तो ये अपन पहले ही पढ़ के आ रहे हैं कि अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप कौन से होते हैं? सीफ, जिनकी एक भुजा लंबी होती है। तो ये अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप का प्रकार है। आगे चलें। बरखान किस प्रकार का है पता है आपको? बरखान जो है वो अनुप्रस्थ प्रकार का है। तो आप इन बालुका स्तूपों के बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ें। अगले उसमें भी अपन बालुका स्तूप से संबंधित कुछ सवाल लेके आएंगे, ठीक है? सवाल ले आएंगे और कुछ एक्सप्लेनेशन भी ले आएंगे, ठीक है? तो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप का प्रकार कौन सा है? सीफ। जबकि बरखान कौन सा है? अनुप्रस्थ है। पैराबोलिक स्टार तो अलग ही है, तो पैराबोलिक भी इसमें ही है, जो अनुप्रस्थ प्रकार में। एक हेयरपिन प्रकार के होते हैं। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल अनुप्रस्थ ही तो बोल रहा हूँ, तो पैराबोलिक भी अनुप्रस्थ ही है। आगे, निम्न में से कौन सी पहाड़ी थार के मरुस्थल क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सी पहाड़ी ऐसी है जो थार के मरुस्थल क्षेत्र में नहीं है? कौन सी पहाड़ी थार के मरुस्थल क्षेत्र में नहीं है? देखें, छप्पन की पहाड़ी है, नाकोड़ा पर्वत है, सुंधा पर्वत जालौर में पड़ता है, नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर पड़ता है। छप्पन की पहाड़ी आप जानते हैं सिवाना बाड़मेर से और कहां तक? और नाग पहाड़ नहीं है, क्योंकि नाग पहाड़ कहां पे पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। और अजमेर किस में है? अजमेर हो गया अपना अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पड़ता है। और नाग पहाड़ क्यों? नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है, उसका नाम बताओ। नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है लूनी नदी। और लूनी नदी यहाँ से किस नाम से निकलती है? सागरमती के नाम से निकलती है। सागरमती के नाम से यहाँ से निकलती है नाग पहाड़ अजमेर से। बाकी छप्पन की पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत और सुंधा पर्वत। वैसे देखो, एक अलग अलग, जैसे हम नाकोड़ा पर्वत के बारे में देखें तो नाकोड़ा मेवानगर किसके लिए फेमस है? भगवान पार्श्वनाथ के लिए। पार्श्वनाथ के लिए फेमस है। जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है नाकोड़ा। सुंधा पर्वत किसके लिए फेमस है? सुंधा माता के लिए। और सुंधा माता जो वहां पे अभ्यारण्य भी है वो किसके लिए फेमस है आपको पता है? भालुओं के लिए फेमस है सुंधा माता अभ्यारण्य। बलि नहीं, भालू, भालुओं के लिए फेमस है सुंधा माता अभ्यारण्य। और एक खास बात हो रहा है, यहाँ पे रोपवे भी है। यहाँ पे रोपवे भी है सुंधा माता अभ्यारण्य में। और नाकोड़ा मेवानगर, नाकोड़ा पार्श्वनाथ, और उसको क्या बोलते हैं? मेवानगर भी बोलते हैं, ठीक है? अच्छा चलें, एक चीज और बताएं। राजस्थान में उदयपुर क्षेत्र में कौन सा जैनों का बहुत प्रसिद्ध ऐसा मंदिर है जिसको हिंदू भी पूछते हैं, भील भी पूछते हैं और जैन भी पूछते हैं? बताएं। ऋषभदेव, बिल्कुल सही है। जो ऋषभदेव है, और ऋषभदेव को और किस नाम से जाना जाता है? काला बाबजी के नाम से भी जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं? काला बाबजी के नाम से। तो इनको भील पूछते हैं। और भील इन पे क्या चढ़ाते हैं? अफीम। इसलिए इनको काला बाबजी बोलते हैं, क्योंकि अफीम जो है उसका कलर कैसा होता है? काला होता है। अफीम काले कलर की होती है, ग्रे कलर की, ठीक है? और ये जैन भी इससे संबंधित हैं और हिंदू भी इसको पूछते हैं। और कौन पूछते हैं? और इसको अपने जो भील है वो भी पूछते हैं। और इनका एक नाम और है, केसरिया नाथ जी, ठीक है? हाँ, केसरिया नाथ जी। हाँ बिल्कुल, भील इनकी कसम खा के झूठ नहीं बोलते। जबकि मीणा जो लोग हैं वो किसकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते? गौतमेश्वर की कसम खाकर। वो गौतमेश्वर या भूरिया बाबा, भूरिया बाबा की कसम खा के वो झूठ नहीं बोलते मीणा लोग।